तो सबसे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान में रखना है और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अपने किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, कृषि टॉपिक की यदि अपने बात करें तो सबसे पहले कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो कृषि क्या चीज है ये सारे जानते हैं भी, यानी कृषि के अंदर प्रमुख फसल और खेतीबाड़ी के बारे में अपने पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो होता है कि कृषि का महत्व क्या है, कृषि को क्यों पढ़ा जाता है, भारत में उसका क्या महत्व है, राजस्थान में उसका क्या महत्व है। उसके बाद में जीडीपी में कृषि का क्या योगदान है, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। और उसके बाद में अपने ये पढ़ते हैं भी कृषि कौन कौन सी कृषि है, कृषि के कौन कौन से प्रकार है। एक तो सामान्य प्रकार की जो कृषि है, जैसे कृषि की जो सामान्य विशेषताएं हैं, यानी एक वर्ष में जो कृषि एक खेती होती है उसको क्या कहते हैं, एक वर्ष में दो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, तो सामान्य प्रकार की कृषि। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रकार की कृषि। वैज्ञानिक प्रकार में ये होता है कि मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से आप पढ़ते हो ना, मछली उत्पादन यानी पिसिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, इस प्रकार से। और उसके बाद में अपने देखेंगे कि कृषि के मौसम के आधार पर कृषि के कौन कौन से प्रकार है, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर कृषि के क्या क्या प्रकार है। तो सबसे पहले याद देखे भी, यदि अपने कृषि की यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर कृषि की जो कंडीशन है वर्तमान में, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है भी। राजस्थान में कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। क्योंकि थोड़ा ध्यान दें भी, राजस्थान के अंदर 65% जो फसल है वो राजस्थान के अंदर खरीफ के समय बोई जाती है, और राजस्थान के अंदर जो 35% जो फसल है ये बोई जाती है रबी के समय। यानी राजस्थान के अंदर जो कृषि है वो 65% कृषि खरीफ के समय की जाती है। यानी राजस्थान के अंदर बरानी कृषि ज्यादा है। कौन सी कृषि ज्यादा है अभी, बरानी कृषि। यानी राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, बरानी कृषि। और बरानी कृषि का मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी मानसून पर निर्भर रहती है। यानी कई बार तो ऐसे होता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर चना गवार का खूब उत्पादन होता है, और कई बार होता है कि राजस्थान के अंदर बिल्कुल सूखा निकल जाता है। तो राजस्थान में कृषि को क्या कहा जाता है अभी, मानसून का जुआ। उसके बाद में राजस्थान के अंदर मैदानी भागों को, पूरे भारत हो चाहे राजस्थान हो, मैदानी भागों को कृषि का हृदय कहा जाता है। अभी मैदानी भागों को क्या कहा जाता है, कृषि का हृदय। यानी मैदानी भागों में हमेशा कृषि ज्यादा होगी। कल अपने जब पढ़ रहे थे तो एक जलोढ़ मिट्टी आई थी, तो राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी थी, और जलोढ़ मिट्टी अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है प्रमुख रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन से प्रदेश में भी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। यानी राजस्थान के अंदर अगर अपने खूब जो कृषि का जो उत्पादन होता है वो कौन से प्रदेश में होता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और मैदानों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है वो अधिक होती है। और राजस्थान के अंदर कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखो, राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश थे, राजस्थान के अंदर 5 जलवायु प्रदेश थे, और अब राजस्थान के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ध्यान रहेगा भी, राजस्थान में कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है, और मैदानी भागों को कृषि का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और राजस्थान में कृषि का जो कुल जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 जलवायु प्रदेश है। अपने एक एक की आगे मानचित्र पे बात करेंगे कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहां सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कि कृषि का महत्व क्या है। कृषि के महत्व की यदि अपने बात करें तो कृषि का महत्व रोजगार में होता है। संपूर्ण भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर लगभग 55% जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी भारत के अंदर कृषि का जो योगदान रोजगार में है वो कितना है बताओ, 55%। और राजस्थान के अंदर जो कृषि में रोजगार का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत है, 62%। कहने का मतलब इतना ही है कि संपूर्ण भारत के अंदर 55% लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। कितने प्रतिशत, 55%। और राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत है बताओ, 62%। याद रह जाएगी। यानी राजस्थान के अंदर जैसे 100% जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, 62%। और भारत में कितने प्रतिशत है, लगभग 55%, यानी 54.6%। उसके बाद में देखिए भी, यहां लिखा हुआ है कृषि का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, यानी कृषि से देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान रहता है। किन चीजों का आयात किया जाता है और किन चीजों को निर्यात किया जाता है। आयात आप समझते हो, आयात का मतलब क्या होता है, जो अपने खरीदते हैं, और निर्यात का मतलब क्या होता है, जो अपने बेचते हैं। आयात की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर राजस्थान के अंदर जो आयात किया जाता है वो क्या किया जाता है, खाद्य तेल। और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो क्या होता है भी,
खाद्यान्न। यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर बाजरा, मोठ, ग्वार, चना, इनका उत्पादन खूब मात्रा में होता है। यानी अपने मैंने कहा था राजस्थान के अंदर दलहन फसलों में राजस्थान का दूसरा स्थान था। तो इनमें यानी ये जो वाली फसलें हैं इनका खाद्यान्न फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? खाद्यान्न फसल। गेहूं और चावल, तो इनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और राजस्थान के अंदर जो आयात किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं? खाद्य तेल। यहां से आपने एक और समझना है कि राजस्थान के अंदर खाद्यान्न जो फसल है उनकी लगातार उनमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, और राजस्थान के अंदर जो तेल वाली जो फसलें हैं उनमें कमी हो रही है। तभी तो देखो आयात किसका होता है? खाद्य तेल का। इसका मतलब कमी किसकी हो रही है? खाद्य तेल की। और निर्यात किसका हो रहा है? खाद्यान्न फसलों का। यानी बढ़ोतरी किसमें हो रही है? खाद्यान्न फसलों में। पहले बताओ भारत, संपूर्ण भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में यदि बात करें तो रोजगार में पूरे भारत के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं? जो अपने 54.6%। और संपूर्ण राजस्थान के अंदर कितनी पहले प्रश्न सुन लिया करो, संपूर्ण राजस्थान में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो आपके कृषि पर निर्भर है? 62%। यदि मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का क्या योगदान है, तो आज की यदि अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आयात किया जाता है वो क्या किया जाता है? खाद्य तेल। और राजस्थान के अंदर जो निर्यात किया जाता है वो खाद्यान्न। यानी खाद्य तेल की जो उत्पादन है वो इन वर्षों में घटा है, और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो इन वर्षों में बढ़ा है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कि जीडीपी में क्या योगदान है। देखो जीडीपी को आप अलग से समझ ले। एक बार कांस्टेबल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यानी राजस्थान सरकार को या भारत सरकार को यदि 100 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत कृषि का योगदान है, इतना का आप एक बार ध्यान रखें। हालांकि जीडीपी का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है इसको समझने के लिए। एक तो होता है स्थिर कीमतों पर और एक होता है चालू कीमतों पर। यानी स्थिर कीमत ये 2011-12 की है अभी। ये कब की है? 2011-12 के अंदर स्थिर कीमत, और एक है चालू कीमत, यानी जो चाल चलन वाली जो कीमत है। तो स्थिर कीमतों पर 2021 के अंदर जो कृषि का जो योगदान था वो कितना था बताओ? 29.45%। और ये ध्यान रखें ये 2021 के अनुमानित आंकड़े थे। 2021 के अनुमानित आंकड़े थे। आर्थिक समीक्षा में अपने पढ़ लेंगे कि 2021-22 के अंदर 21 में उत्पादन कितना हुआ, या जीडीपी में 21 में योगदान कितना था, और आगे 2022 के अंदर अनुमानित आंकड़े क्या है। तो एक बार इतना ही ध्यान रखें, जीडीपी में यदि आपसे पूछ ले कि स्थिर कीमत में कृषि का जो योगदान है वो कितना है बताओ? तो 29 और चालू कीमत पर पूछ ले तो 29.77%। उसके बाद में देखो कृषि पर लगभग 15% उद्योग, राजस्थान के अंदर जो 15% जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित है। यानी संपूर्ण राजस्थान के अंदर यदि अपने बात करें तो कितने ऐसे उद्योग है, कितने प्रतिशत ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? 15%। कितने? अभी 15%। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि पर आधारित जो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है बताओ? सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा कौन सा है? चीनी उद्योग। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है जो प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करता है? कपास के उत्पादन पर। और राजस्थान के अंदर जो चीनी उद्योग है वो किस पर निर्भर करता है? गन्ना उत्पादन में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रह गई होगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है जीडीपी में योगदान। जीडीपी में यदि कोई पूछ ले स्थिर कीमत पर कितना है बताओ? 29.45%। और चालू कीमत पर कितना है? 29.77%। यदि आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित है, तो 15%। और राजस्थान में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताओ? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख जिस पर चीज पर निर्भर है वो क्या चीज है? कपास। और 2 नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग का जो प्रमुख चीनी उद्योग किस पे निर्भर होता है? गन्ने पे। तो याद रह जाएगा अभी। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कृषि के सामान्य प्रकार। यानी कृषि के सामान्य प्रकार कौन कौन से? पहले अपने सामान्य प्रकार पढ़ेंगे और बाद में अपने कृषि के वैज्ञानिक प्रकार पढ़ेंगे। देखो सामान्य प्रकार में लिखा हुआ है कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है। देखो मिश्रित कृषि की यदि अपने बात करें, ऐसी कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी किया जाए उसको अपने क्या कहते हैं बताओ? मिश्रित कृषि। यानी कृषि और पशुपालन दोनों काम किए जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है खड़ीन कृषि। कौन सी कृषि है बताओ? खड़ीन कृषि। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खड़ीन कृषि के जो जनक है वो कौन है बताओ? पालीवाल ब्राह्मण। यहाँ मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपने राजस्थान के जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो अपने इस पे चर्चा की थी भी। खड़ीन कृषि के जनक है पालीवाल ब्राह्मण। खड़ीन कृषि के जनक कौन है बताओ? पालीवाल ब्राह्मण। और राजस्थान के अंदर जो खड़ीन कृषि की जाती है वो जैसलमेर में सर्वाधिक की जाती है। कहाँ सर्वाधिक की जाती है? जैसलमेर के अंदर। हालांकि राजस्थान में व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि भी सर्वाधिक जैसलमेर में। व्यर्थ और बंजर भूमि सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और राजस्थान के अंदर खड़ीन कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? जैसलमेर के अंदर। और अपने पढ़ रहे थे जो पलाया झील और खड़ीन कृषि सर्वाधिक कहां पर? आपके जैसलमेर में। अब देखो मैंने शुरुआत में जब कक्षा प्रारंभ की थी तो मैंने आपको यह बोला था कि राजस्थान के अंदर 65% जो कृषि का जो भाग है वो खरीफ में बोया जाता है।
यानी राजस्थान की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। इसका मतलब राजस्थान की जो कृषि है वो ज्यादातर वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर। तो राजस्थान में यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से मरुस्थल में जो कृषि है वो ज्यादा किस समय होती है, तो आपका आंसर रहेगा सर खरीफ के समय। कब होती है भाई? खरीफ के समय। यदि आपको अलग से उसने पॉइंट देके पूछ रखा है कि खड़ीन कृषि में बोया जाता है, तो आप ध्यान रखें भी खड़ीन कृषि में रबी की फसल बोई जाती है। भी कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। और रबी की फसल में प्रमुख रूप से गेहूं, जौ और चना। गेहूं, जौ और चना। अब दो कॉन्सेप्ट है। यदि आपको सीधा कोई पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल में प्रमुख रूप से कौन सी कृषि ज्यादा बोई जाती है, तो खरीफ कृषि, यानी खरीफ की फसलें ज्यादा बोई जाती है। और खरीफ की फसलों में क्या बोया जाता है? तो बाजरा। अब यदि आपसे सीधा पूछ ले कि खड़ीन कृषि में सर्वाधिक बोया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है रबी की फसल। कौन सी फसल है भाई? रबी की फसल। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बालसन के जो मैदान है, जो आपके खारे पानी की झील और अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके बीच के जो मैदान थे उसको अपने क्या कहते थे? बालसन के मैदान। और उन मैदानों में प्रमुख रूप से रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है बरानी कृषि। बरानी कृषि की यदि अपने बात करें, ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई नहीं होती, वो कौन सी कृषि है बताओ? बरानी कृषि। यानी प्रमुख रूप से मरुस्थलीय इलाके यानी दोहरे वाले जो क्षेत्र है उसमें कौन सी कृषि की जाती है बताओ? बरानी कृषि। और बरानी कृषि सर्वाधिक कहां होती है? बाड़मेर के अंदर। आप ध्यान रखें, बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है, और बरानी कृषि सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है, और लवणीय भूमि भी सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में यहां नीचे लिखा हुआ है मोनो कृषि। देखो, मोनो कृषि का जो अर्थ होता है, यानी एक कृषि वर्ष में एक फसल जो उत्पादन की जाती है उसको अपने क्या कहते हैं? मोनो कृषि। तो नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। आपसे कोई पूछ ले कि सामान्य रूप से जो एक कृषि वर्ष है वो कौन सा माना जाता है, तो इसमें कौन सा माना जाता है भाई? 1 जुलाई से 30 जून। यानी 30 जून के बाद में पहला दिन कौन सा होगा? 1 जुलाई। तो आप सीधा ध्यान रखें भी 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से। एक कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से। उसके बाद में यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रति भूमि। प्रति भूमि कह दो चाहे परत भूमि कह दो, प्रति भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जहां एक यानी पिछले 3-4 वर्षों से किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती, उसको क्या कहा जाता है? प्रति भूमि। पीछे बातचीत ना करें भी है। हाँ तो क्या हो गया? 1 जुलाई 30 जून तक हो होगा कौन? हाँ तो 1 साल हो कौन? यार कोई थे काम करो, कोई सिंगोड़ा, कोई पकोड़ा, कोई खारक खुरक खा लिया करो यार। माथो खाओ ही ना, बात सस्ती आवे, खारक इतनी कोई ज्यादा महंगी को नहीं है। यहाँ देखो मोनो कृषि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? मोनो कृषि। यानी एक कृषि वर्ष में जो एक फसल होती है उसको क्या कहा जाता है? मोनो कृषि। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से वापस देखें, यदि आपको कोई कह दे मिश्रित कृषि क्या होती है, तो कृषि और पशुपालन एक साथ होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। खड़ीन कृषि ये गैर परंपरागत कृषि है, यानी सॉरी परंपरागत कृषि है। कौन सी है भी? परंपरागत। यानी पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन कृषि प्रारंभ की थी, और तब से लेकर के लगातार जैसलमेर जिले के अंदर ये खड़ीन कृषि की जाती है। आपसे कोई पूछ ले खड़ीन कृषि में रबी की फसल बोई जाती है या खरीफ की फसल बोई जाती है? रबी की। लेकिन मरुस्थल में कौन सी बोई जाती है? खरीफ की फसल। उसके बाद में लिखा हुआ है बरानी कृषि। तो आप ये ध्यान रखें, बरानी कृषि सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है। बरानी कृषि सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर के अंदर, यानी जिसमें सिंचाई नहीं होती। मोनो कृषि यानी एक कृषि वर्ष। अब एक कृषि वर्ष का मतलब हुआ 1 जुलाई से 30 जून। एक कृषि वर्ष का मतलब क्या हुआ? 1 जुलाई से 30 जून। और 1 जुलाई से 30 जून के बीच में जो कृषि, ये कृषि वर्ष होता है। और मोनो कृषि का मतलब होता है एक वर्ष में एक खेती। एक वर्ष में एक खेती। वर्ष कौन सा? कृषि वर्ष। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है प्रति भूमि। काफी समय से खेती न की गई हो उसको अपने क्या कहते हैं? प्रति भूमि। अपने गांव में ज्यादातर बोल देते हैं कि भूमि पड़ती पड़ी है। पड़त का मतलब वो पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़ी है। और ये प्रति भूमि सर्वाधिक कहां पर है? जोधपुर के अंदर। उसके बाद में लिखा हुआ है 2 नंबर पे ड्यूओ कल्चर। इसका मतलब ये होता है, आप इस ड्यूओ से फीलिंग 2 की लेनी। कितने की फीलिंग लेनी है? 2 की। एक कृषि वर्ष के अंदर एक खेत में यदि 2 फसल हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है बताओ? ड्यू कल्चर। यानी 2 से पता लग रहा है भाई एक कृषि वर्ष के अंदर कितनी बताओ? 2 फसल। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है ओलिगो कल्चर। क्या लिखा हुआ है भाई? ओलिगो कल्चर। अब आपसे सीधा पूछे कि एक कृषि वर्ष में एक खेत में यदि 3 फसल हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है बताओ? ओलिगो कल्चर। ये कृषि के सामान्य प्रकार है। पहले बताओ, अगर आपको कोई पूछ ले भी एक वर्ष के अंदर सॉरी एक कृषि वर्ष के अंदर एक खेत में 2 फसल होती है तो उसको क्या कहते हैं? ड्यूओ कल्चर। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक कृषि वर्ष में एक खेत में यदि 3 फसल होती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ओलिगो कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिगो कल्चर। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है रिले कृषि। क्या लिखा हुआ है भाई? रिले कृषि।
यानी एक कृषि वर्ष में एक खेत में यदि 4 फसल होती है तो उसको क्या कहते हैं, रिले कृषि। तो आपके पास ना समझ आने वाले सिर्फ 3 ही शब्द है। यहाँ पहले पोमो कृषि लिखा हुआ है, सॉरी मोनो कृषि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मोनो कृषि। यानी एक कृषि वर्ष में यदि अपने एक ही फसल ले रहे हैं तो उसको अपने क्या कहेंगे, मोनो कृषि। तो ध्यान में रखिएगा, मोनो कृषि का मतलब है एक। मोनो कृषि का मतलब क्या है, एक। उसके बाद में लिखा हुआ है ड्यूओ कल्चर, यानी एक कृषि वर्ष के अंदर 2। उसके बाद में ओलिगो कल्चर। ओलिगो कल्चर की यदि अपने बात करें तो कितनी फसल होगी, 3 फसल। और रिले कृषि की यदि अपने बात करें तो कितनी होगी, 4 फसल। और कांस्टेबल के विद्यार्थी इन बातों का ज्यादा ध्यान रखें। हुई यदि आप आए हुए एक प्रश्न देखोगे तो बार बार पूछ रखा है कि रिले कृषि क्या होती है, इस प्रकार की आपने बातें ध्यान में रखनी है। हालांकि मैथ साइंस वालों को तो इन चीजों का पता होता होगा, पहले सुनते हो क्या, पहले पढ़ लेते हो। हाँ, हमारे ये आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए ये है क्योंकि उनको नहीं पता लगता होता कि ये क्या सिस्टम है। एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है बताओ, मोनो कृषि। क्या लिखा हुआ है, मोनो कृषि, यानी एक कृषि वर्ष के अंदर एक फसल। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूओ कल्चर, यानी एक कृषि वर्ष में 2 फसल। 3 वाली कौन सी है, ओलिगो कल्चर। 3 वाली कौन सी है, ओलिगो कल्चर। और 4 वाली कौन सी है, रिले कृषि। रिले कृषि का मतलब है 4 फसल, ओलिगो कल्चर का मतलब है 3 फसल। नीचे लिखा हुआ है स्थायी कृषि। अब स्थायी कृषि का अर्थ यहाँ ये है कि आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से जो कृषि की जाती है उसको स्थायी कृषि कहा जाता है। यानी वो अपनी कृषि के अंदर किसी भी प्रकार का वो या ना तो वो कोई तकनीकी माध्यम से उसका कोई आगे जैविक कृषि इस प्रकार का ना कोई वो बढ़ावा देते, यानी उनके प्राचीन समय से जिस प्रकार की जो कृषि पद्धतियां चली आ रही है उस हिसाब से वो कृषि आज भी कर रहे हैं। तो उस कृषि को अपने क्या कहते हैं, स्थायी कृषि। और स्थायी कृषि के बाद में एक कृषि लिखा है जिसको अपने बालरा कृषि कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। कौन सी कृषि है बताओ, स्थानांतरण कृषि। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काट करके जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। और ये राजस्थान के अंदर स्थानांतरण कृषि दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा की जाती है। कहां ज्यादा की जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। अब स्थानांतरण कृषि की यदि अपने बात करें तो इसको अपने पर्यावरण का दुश्मन मानते हैं। अभी क्या मानते हैं, पर्यावरण का दुश्मन। यानी ये बात तो ठीक है कि आप पेड़ों को काट करके कृषि कर रहे हो, आप एक चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। किस कृषि में बताओ, स्थानांतरण कृषि में। यानी स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। कर्तन व दहन कृषि, यानी पेड़ों को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बताओ, कर्तन या दहन कृषि कहा जाता है। और राजस्थान में प्रमुख रूप से जो स्थानांतरण कृषि है उसको क्या कहा जाता है, वालरा कृषि। आप मेरे को फटाफट एक बार वापस बता दें, कॉन्सेप्ट से आपका जो दिमाग है वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि और पशुपालन। खड़ीन कृषि के जनक कौन है, पालीवाल ब्राह्मण। सर्वाधिक कहां होती है, जैसलमेर के अंदर। खड़ीन कृषि में कौन सी फसल बोई जाती है, रवि की फसल। ब्राह्मणी कृषि सर्वाधिक कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। एक वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक कृषि जब अपने उत्पादन करते हैं तो उसका क्या, उसको क्या कहते हैं, मोनो कृषि। याद रह जाएगी कौन सी कृषि है, मोनो कृषि। और एक कृषि वर्ष का जो मतलब है वो अपने कहां से प्रारंभ करेंगे, 1 जुलाई से। और लास्ट वाला दिन कौन सा है, 30 जून। और पड़ती भूमि का मतलब होता है कि भूमि खाली पड़ी है और वो सर्वाधिक कहां पर है, जोधपुर के अंदर। उसके बाद में ड्यूओ कल्चर लिखा है, यानी एक कृषि वर्ष में 2 फसल। और ओलिगो कल्चर का मतलब क्या है, एक कृषि वर्ष में 3 फसल। और रिले कल्चर का मतलब क्या है, एक कृषि वर्ष में 4 फसल। एक तो स्थायी कृषि होती है जो प्राचीन समय से उसी ढंग से ढांचे से की जा रही है, और एक कृषि होती है स्थानांतरण कृषि। आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है वो स्थानांतरण कृषि है। कौन सी कृषि है, स्थानांतरण कृषि। यानी स्थानांतरण कृषि का सीधा सा मतलब है पेड़ पौधों को काट करके जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। यानी पेड़ पौधों को यदि अपने काट रहे हैं तो ये पर्यावरण का दुश्मन है, काट रहे हैं तो कर्तन और दहन की कृषि कहते हैं। और इसी कृषि को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वालरा कृषि। आप बड़े बड़े एग्जाम देखोगे तो उनमें ज्यादातर यही पूछ रखा है कि राजस्थान में वालरा कृषि होती है, तो ये सारे के सारे दक्षिणी राजस्थान में। यहाँ बार बार आदिवासी शब्द आ रहा है तो आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए कि दक्षिणी राजस्थान इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर होगा भाई, दक्षिणी राजस्थान। यदि अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि, देखो जो वालरा कह दो, भले इसको स्थानांतरण कृषि कह दो, और भले इसको आप झूमिंग कृषि कह दो। क्या कह दो भाई, झूमिंग कृषि। और राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश में झूमिंग कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि। अब आपके दिमाग में पहले बताओ स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों को काट करके कृषि करना। इस कृषि को पर्यावरण का क्या कहा जाता है, दुश्मन। कर्तन और दहन की कृषि। और राजस्थान में प्रमुख रूप से इसको वालरा कृषि, राजस्थान में इसको वालरा कृषि कहते हैं, यही ध्यान रखें। और इसका अन्य नाम क्या है, झूमिंग कृषि। और ये राजस्थान के अंदर कहां की जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। यहाँ लिखा हुआ है 4 शब्द आपके सामने है, एक तो दजिया, एक चिमाता, एक वालरा और एक वात्रा। ये जो दजिया शब्द दे रखा है ये भी ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर पूछ रखा था।
यदि आपसे कोई पूछे कि भील जनजाति के लोग मैदानों में जब पेड़ों को काटते हैं तो वो दजिया होती है। अभी भील जनजाति के लोग जब मैदानों में पेड़ों को काटते हैं तो वो क्या होती है? अभी दजिया। और भील जनजाति के लोग जब पहाड़ी क्षेत्र में अगर वो पेड़ों को काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभी चिमाता। यानी एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? भील जनजाति। यदि भील जनजाति के लोग मैदानी क्षेत्रों में पेड़ों को काट करके स्थानांतरण कृषि करें तो उसको अपने क्या कहेंगे बताओ? दजिया। और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में करें तो उसको चिमाता। यानी इसको याद रखने का एक शानदार, आप कुछ भी सोच लें अपने हिसाब से इसको याद कर ले। मेरे हिसाब से देखो, मैदानी में तो पेड़ पौधे ये काटने ये सोखे होते हैं, उतना जोर नहीं आता होगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पर जब ये पेड़ों को काटते हैं तो कहते हैं ये चीख मारते होंगे, कितने औखे अभी पहाड़ों पे चढ़ के पेड़ को काटना, तो चीख मारते हैं तो चिमाता। पहाड़ी क्षेत्र में कौन से बताओ? चिमाता। और मैदानी क्षेत्र में कौन सा है? दजिया। ये आप जरूर ध्यान रखें, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में अलग अलग है। कई बार तो सीधे ही पूछ लेता है दजिया और चिमाता क्या है, तो एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। एक प्रकार की क्या है? स्थानांतरण कृषि है, जो आदिवासी समुदाय यानी भील जनजाति के द्वारा की जाती है। अब मुझे वापस बताओ, यदि मैदानी भागों में यदि पेड़ों को काट करके कृषि की गई है तो उसको क्या कहते हैं? दजिया। और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को, अपने पेड़ों को काट करके कृषि की गई है, चिमाता। उसके बाद में यहाँ शब्द लिखा हुआ है वालरा। पहली बात है, राजस्थान के अंदर जो ये जो कृषि है, ग्रासिया जो जनजाति है, इस जनजाति के अंदर कृषि का एक प्रकार है जिसका नाम है हरी बावरी कृषि। आपने बहुत बार सुना होगा, जब जनजातियां पढ़ते हैं तो वहां अपने लिख देते हैं कि हरी बावरी कृषि है, ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा की जाती है। यानी माउंट आबू, सिरोही और इस क्षेत्र में जो जनजाति है वो कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। इस कृषि को क्या कहते हैं? अभी वालरा कृषि कहते हैं। और राजस्थान में भी अपने इस कृषि को क्या कहते हैं? अभी वालरा कृषि। राजस्थान में इस कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कृषि। उसके बाद में सहरिया जनजाति द्वारा जो ये स्थानांतरण कृषि की जाती है बारा के अंदर। पहली बात है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक बारा में रहती है, भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में रहती है, और आपके ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही में रहती है। तो इनको विचारों को वालरा बोलना नहीं आता। क्या बोलना नहीं आता? वालरा। और ये शर्माती भी है। शर्मिली जनजाति कौन सी है बताओ? सहरिया जनजाति। तो ये वालरा को क्या बोलती है बताओ? वात्रा। वालरा को क्या बोलती है? वात्रा। रीट में इसी जनजाति का एक प्रश्न था। ये सहरिया जनजाति बारा जिले में निवास करती है। राजस्थान की कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि इस जनजाति को आप एक बार भोजन करवा दो, ये पूरे जीवन भर आपको याद रखेगी। शर्मिली प्रकार की जनजाति है ये। कभी भी इस जनजाति के लोग कहते हैं भीख नहीं मांगते, तेजा जी को पूछते हैं। ये कौन सी जनजाति के लोग बताओ? सहरिया जनजाति। आदिम जनजाति समूह में रखी हुई है। कौन सी जनजाति समूह में? आदिम जनजाति समूह है। और यही प्रश्न रीट में पूछ रखा था कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो भारत के आदिम जनजाति समूह में रखी हुई है, तो कौन सी है? सहरिया। तो आपको ये ध्यान रखें, सहरिया जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं? वात्रा। आपके पास 4 शब्द है। एक शब्द है दजिया, एक शब्द है आपके पास चिमाता, एक शब्द है आपके पास वालरा, और एक शब्द है आपके पास वात्रा। यदि आपसे कोई पूछे कि भील जनजाति के लोग यदि मैदानी भाग में पेड़ों को काटे तो उसको क्या कहते हैं? दजिया। और यदि आपसे कोई पूछे भील जनजाति के लोग यदि पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों को काटे तो चिमाता। और यदि कोई पूछ ले स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? वालरा कृषि। और यदि कोई कह दे सहरिया जनजाति वाले क्या कहते हैं? वात्रा कृषि। सहरिया जनजाति वाले क्या कहते हैं? वात्रा कृषि। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कि भारत के अंदर ये जो झुमिंग कृषि है, पहले आप इस पॉइंट पे आएंगे, ये ज्यादा पूछा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर जो स्थानांतरण कृषि है, भले स्थानांतरण कह दो, भले झुमिंग कृषि कह दो, भले इसको वालरा कृषि कह दो, और भले इसको पर्यावरण का दुश्मन कहो, भले इसको कर्तन और दहन की कृषि कहो। यहाँ देखो, भारत के अंदर यदि अपने बात करें तो भारत के अंदर प्रमुख रूप से ये पूर्वी भारत में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूर्वी भारत में। यानी भारत के अंदर जो स्थानांतरण कृषि है, क्योंकि भारत के अंदर जनजाति बहुल इलाका पूर्वी भारत है, तो वहां प्रमुख रूप से नागालैंड और असम में की जाती है। कहाँ की जाती है? नागालैंड और असम में। भारत के संदर्भ में पूछे तब आपने बताना है पूर्वी भाग में। भारत के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। और यदि आपसे पूछ ले राजस्थान के, तो राजस्थान के कौन से भाग के अंदर है? दक्षिणी भाग, यानी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ये प्रश्न 4-5 बार लगातार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो पूछता है कि राजस्थान के अंदर झुमिंग या वालरा कृषि की जाती है, तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि अन्य अन्य स्थानों पर इस झुमिंग कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो झुमिंग कृषि होती है उसको कहा जाता है खिल। हिमाचल प्रदेश में झुमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य यानी असम के अंदर यदि पूछे तो असम में इसको कहा जाता है झूम या झुमिंग। असम में इसको क्या कहा जाता है? झुमिंग। यानी ये जो झुमिंग वाला जो शब्द है ये असम से लिया है, क्योंकि ये स्थानांतरण कृषि भारत में प्रमुख रूप से कहाँ होती है? पूर्वी भारत में, यानी असम और नागालैंड के अंदर। असम और नागालैंड में इसको क्या कहते हैं? झुमिंग कहते हैं। ये वाला शब्द ध्यान रखें, झुमिंग कृषि। कौन सी कृषि है? झुमिंग कृषि। और हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? खिल। उसके बाद में मणिपुर में इसको क्या कहते हैं? पामलू।
मणिपुर में इसको क्या कहते हैं, पामलू, और झारखंड में इसको कहते हैं कुरुआ, और पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं कुमारी, और मेघालय में इसको कहते हैं बोगमा, और मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं देपा, और छत्तीसगढ़ में इसको कहते हैं वेबर, और उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में ओंडू, और केरल के अंदर इसको ओनम। तो ये स्थानांतरण कृषि है। आप 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखें भी। एक तो आप कुमारी का ध्यान रखें कि पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है, एक ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में इसको खिल कहा जाता है, और असम के अंदर इसको झुमिंग कहा जाता है, और उसके बाद में आप इसमें ध्यान रखें कि इसको मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहा जाता है, देपा कहा जाता है। उसके बाद में इसको अपने लास्ट में याद कर लेंगे एक बार। यहां लिखा हुआ है कृषि के सामान्य प्रकार। भाई कृषि के सामान्य प्रकार की यदि अपने बात करें तो ये सामान्य प्रकार ही चल रहे थे सारे। यहां लिखा हुआ है ट्रक फार्मिंग। क्या लिखा हुआ है भाई, ट्रक फार्मिंग। कई बार क्या होता है, जैसे दूध है, फल है, सब्जी है, ये फूल है, ये चीजें क्या होती है, जब इनको यदि अधिक समय लग जाता है यदि मार्केट में पहुंचाने के लिए, तो आप मान के चलो कि ये खराब हो जाएंगे भी। तो इसके लिए ट्रक फार्मिंग की शुरुआत की गई भी। किस फार्मिंग की शुरुआत की गई, ट्रक फार्मिंग। अगर पढ़ा होता है तो अपने को 1 मिनट में पता लग जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो ट्रक फार्मिंग का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक ही रात के अंदर जल्दी खराब होने वाली जो सब्जियां हैं, भले ही वो फल है, भले ही वो फूल है, उसको एक रात में ट्रक के माध्यम से सही स्थान पर पहुंचाना, यानी नगर तक पहुंचाना, क्या कहलाता है भाई, ट्रक फार्मिंग। तो ये तो समझ आ जाएगा, यानी ट्रक के माध्यम से जल्दी खराब होने वाली सब्जियों को बाजार तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रक फार्मिंग। उसके बाद में उदाहरण लिखा हुआ है सब्जी, फूल, फल और दूध, यानी इनको एक रात में मार्केट में पहुंचाना होता है। और इसके लिए जो सुविधा प्रारंभ कर रखी है वो कौन सी है बताओ, ट्रक फार्मिंग। उसके बाद में समोच्च या रेखीय कृषि। ये भी जिस प्रकार स्थानांतरण कृषि आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आपके लिए समोच्च रेखीय कृषि महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये समोच्च रेखीय कृषि क्री कहा जाती है। पर्वतीय इलाकों में जो ढलान के अंदर जो खेती की जाती है, इसको सीढ़ीनुमा भी कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं, सीढ़ीनुमा, या समोच्च रेखीय कृषि कह दो, भले इसको आप सीढ़ीनुमा कृषि कह दो। यानी प्रमुख रूप से पर्वतों की ढाल पर की जाती है। कहां की जाती है, पर्वतों की ढाल। और राजस्थान के अंदर यदि मैं बात करूं, जब अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अरावली की ढलान में मक्का की खेती की जाती है। अरावली की ढलान में मक्का की खेती की जाती है। और मक्का नहीं है आपके पास ऑप्शन में तो आप जवार करें भी। यदि मक्का का पूछे तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। और यदि आपसे जवार का पूछे तो अजमेर और भीलवाड़ा में जवार का उत्पादन ज्यादा होता है। तो आपको पता लग जाएगा समोच्च रेखीय कृषि का मतलब क्या है। पर्वतों की ढलान में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय कृषि। और इसके उदाहरण आपके मक्का और जवार। उसके बाद में लिखा हुआ है शुष्क कृषि। नाम का पता लग रहा है, मैंने इसको वैसे 3-4 भागों में आप बांट सकते हो, मैंने सिर्फ 2 ही भागों में बांटा है। एक तो शुष्क कृषि और एक आपके आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि का मतलब इतना है कि जहां 75% से कम वर्षा होती है वहां जो खेती होती है उसको अपने क्या कहते हैं बताओ, शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि में कौन सी है, यानी अपने वाला इलाका प्रमुख रूप से आप मान सकते हो कि शुष्क कृषि में आएगा। सिंचित वाली फसलों को छोड़ दो, अपने प्रमुख रूप से मूंग, मोठ, जीरा और गवार, यानी कहने का मतलब है कम पानी से ये पक जाते हैं। मूंग, मोठ, जीरा और गवार ये शुष्क कृषि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आर्द्र कृषि की यदि अपने बात करें तो 75 सेंटीमीटर से अधिक यदि वर्षा होगी तो वो किस में आएगी बताओ, आर्द्र कृषि में। यानी कॉफी, चाय, काजू और नारियल। यहाँ एक बात का ध्यान रखें भी, यदि वो एग्जामिनर ज्यादा भागों में बांटता है तो देखो बिल्कुल शुष्क में तो अपने तो बाजरा करोगे आप। उसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर मूंग, मोठ, जीरा, गवार ये वाली। और उसके बाद में यदि आर्द्र कृषि पूछ ले तो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है तो कॉफी, चाय, काजू और नारियल, ये यहाँ की प्रमुख कृषि है। एक शब्द दे रखा है यहाँ पे तर कृषि। क्या शब्द दे रखा है अभी, तर कृषि। तर का मतलब होता है जिन पौधों की जड़ों में वर्ष भर पानी रहता है। अपने कहते हैं ये तो तर हो गया, कई बार यहाँ तर हो गया। तर का मतलब पानी से भर गया, यानी जड़ों में वर्ष भर जो पानी भरा हो उसको अपने क्या कहते हैं, तर कृषि। उदाहरण के लिए अपने नाम ले सकते हैं, आप जब हनुमानगढ़ की ओर जाते हो तो चावल के पौधे आप देखते हो जिसमें पानी 24 घंटे तक पानी रहता है। उसके बाद में जूट और सिंगाड़ा, ये वाली जो कृषि है ये तर कृषि में आती है। कौन सी कृषि में आती है, तर कृषि में। तो आपको मेरे हिसाब से ध्यान में रहेगा भी। पहले बताओ ट्रक फार्मिंग का मतलब समझ में आपको, यानी एक रात में उनको सही निश्चित जगह पे पहुंचाना। यदि आपसे कोई पूछ ले समोच्च रेखीय कृषि क्या होती है, पर्वतों की ढलान में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि बोल सकते हो आप इसको। और राजस्थान में इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सी फसल है, मक्का। और मक्का के बाद में जवार, यानी अरावली की जो ढलान है पार्श्विक, यानी दोनों ढलान है उस पर कौन सी कृषि की जाती है, मक्का। और मक्का की फसल प्रमुख रूप से जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो कौन सी कृषि करते हैं, मक्का की कृषि करते हैं। उसके बाद में शुष्क कृषि यानी 75% से कम वर्षा, और आर्द्र कृषि 75% से अधिक वर्षा। तर कृषि का ध्यान रखें, थोड़ा कईयों के लिए नया शब्द होता है। तर का क्या अर्थ होता है, जिन फसलों के जड़ों में लगभग पानी भरा रहता है उसको अपने क्या कहते हैं, तर कृषि, यानी चावल, जूट और सिंगाड़ा।
उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, वो सामान्य प्रकार थे। और सामान्य प्रकार में परीक्षा में ज्यादातर यदि मैं कहूं तो आप दो चीजों का जरूर ध्यान रखें भी, एक तो आप स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि का ध्यान रखें जो भारत के अंदर पूर्वी भारत में और राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान में, और उसके बाद में आप ध्यान रखें समोच्च रेखीय कृषि जो अरावली की ढलानों में की जाती है, प्रमुख रूप से मक्का। एक बात ध्यान रखें भी, भारत की जो खाद्यान्न फसल है वो मक्का है, सॉरी चावल है। भारत की जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? चावल है। और राजस्थान की जो खाद्यान्न फसल है वो बाजरा है। राजस्थान की खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा। और भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। ध्यान रखें भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। उसके बाद में कृषि के वैज्ञानिक प्रकार लिखे हुए हैं। जिन विद्यार्थियों के पास में साइंस नहीं होती उनको यहाँ समस्या आती है। देखो उनमें तो कोई फिक्स नहीं था, वो तो सिर्फ कृषि के सामान्य प्रकार थे, और इनमें उत्पादन फिक्स होगा भाई। सेरिकल्चर में किसका उत्पादन होता है बताओ? रेशम कीट। सेरिकल्चर में किसका होता है? रेशम कीट। आपको ये अभी याद करने हैं, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट। और आपसे कोई पूछ ले एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर तो आजकल अपने देखते होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ सामान्य क्षेत्र के अंदर जो डब्बे से लगे होते हैं उसके अंदर वो शहद का उत्पादन करते हैं, तो वो कौन सा कल्चर है भाई? एपीकल्चर। एपी का मतलब आजकल ये अपने ही हो गया है ना, कौन सा कल्चर बताओ? एपीकल्चर। अपने कौन सा कल्चर हो रहा है आजकल? एपीकल्चर। और एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। और सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। आप इस री शब्द से जुड़े हुए, सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। उसके बाद में पीसी कल्चर है। पीसी का मैं ये कह रहा हूं मछली को पीस देना है। किसको पीस देना है? मछली को। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है? मछली पालन। पीस किसको देना है बताओ? मछली को। देखो जिनको इन शब्दों के अर्थ पता होता है उनको कभी कोई समस्या नहीं आती थी, और कांस्टेबल के विद्यार्थियों की ये बड़ी समस्या है क्योंकि उनको शब्दों का पता नहीं होता। और आपको सीधे गोला भर्ती में शामिल हो। आप कौन सी भर्ती में? गोला भर्ती में। आपको सीधा गोला भरना है। पेपर वाला पूछेगा कि पीसी कल्चर का मतलब है, और आपने तुरंत मछली को पीस देना है। किसको पीस देना है? मछली को। और एपीकल्चर आजकल अपने हो रही है। अपने का मतलब मधुमक्खी पालन, और सेरिकल्चर का मतलब क्या है? रेशम कीट पालन। आपके अपने आप फीलिंग आनी चाहिए सेरिकल्चर। सेरी का मतलब रेशम कीट पालन। सेरी का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। उसके बाद में एपीकल्चर यानी आजकल अपने देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। इसका मतलब कौन सी पालन है? मधुमक्खी पालन। और पीसी कल्चर कौन सा है? मछली पालन। यानी किसको पीस देना है अपने? मछली को। फ्लोरी का है, इस नाम में फीलिंग आ रही है भी, ये फ्लोरी लिखा है भी, ये ध्यान रखे भी, क्या लिखा हुआ है? फ्लोरी। इसमें फूलों का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर में किसका होता है? फूलों का उत्पादन। जब आप चार चीजें याद कर सकते हो तो पांचवी चीज तो आप सीधा ध्यान रख सकते हो, विटीकल्चर तो पक्का अंगूर की खेती है। विटीकल्चर क्या है बताओ? पक्का अंगूर की खेती है। ईमानदारी से बताओ अंगूर की खेती का मतलब क्या होता है? विटीकल्चर। अंगूर की खेती का मतलब क्या होता है? विटीकल्चर। याद रखिएगा, मैं यही वाला पूछूंगा भी, और आपको कुछ भी भले ही ना आए पर आपको पता होना चाहिए विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। उसके बाद में वर्मी कल्चर। कौन सा कल्चर है? वर्मी कल्चर। केंचुआ पालन। कौन सा पालन होता है? केंचुआ पालन। इस पे अपने बात करेंगे भी, ये इसका राजस्थान की भूमि पर केंचुए का मतलब ये क्या प्रभाव है, इसकी अपने अलग से बात करेंगे भी। उसके बाद में पोमो कल्चर है। कौन सा कल्चर है? पोमो कल्चर यानी फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर का मतलब क्या है? फलों का उत्पादन। आप एक बार ध्यान दें, विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। पक्का याद है विटीकल्चर? तो फिर यही बता दो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फूलों का उत्पादन। और मछली को पीसना है, मछली को पीसना है। रेशम की जहां भी बात आएगी तो अपने सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन का मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर। और आजकल अपने क्या होता है? एपीकल्चर। और एपीकल्चर का नाम क्या होता है? मधुमक्खी पालन। और पीसीकल्चर का मतलब क्या होता है? मछली पालन। बाहर कौन गई है? ये कामयाब होने कौन याद है? देखो इतनी सीरियस क्लास से यदि कोई विद्यार्थी उठ करके बाहर, किसकी तबीयत खराब है? तबीयत कृषि टॉपिक में खराब होनी थी, उद्योगों में हो जाती। देवता देवियां चलते हो वहां तबीयत खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, कृषि में थोड़ी तबीयत खराब करनी है। कृषि खुद ही तबीयत खराब करती है। अब देखो अपने कोई पावड़ा थोड़ी उठा रखा है। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मछली पालन का मतलब क्या होता है? पीसीकल्चर। और फूलों के उत्पादन का मतलब क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों का उत्पादन मतलब फ्लोरिकल्चर। उसके बाद में अंगूर की खेती का मतलब विटीकल्चर। अंगूर की खेती का मतलब क्या होता है? विटीकल्चर। और केंचुए का मतलब क्या होता है? वर्मीकल्चर। विटी तो आपको पक्का पता है अंगूर की खेती है। विटी का मतलब क्या है? अंगूर की खेती। और लड़कियां विशेष तौर से ध्यान रखेगी विटीकल्चर। क्या ध्यान में रखना है? विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। और आप ध्यान रखो वर्मीकल्चर। क्या ध्यान में रखना है? वर्मीकल्चर यानी केंचुआ उत्पादन। वर्मीकल्चर का मतलब क्या होता है? उसके बाद में यहां लिखा हुआ है पोमो कल्चर, फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर का मतलब क्या होता है? फलों का उत्पादन।
पोमो कल्चर है ये। कौन सा कल्चर है? पोमो कल्चर। और पोमो कल्चर का मतलब क्या है? फलों का उत्पादन। आगे लिखा हुआ है ओलेरी कल्चर, सब्जियों का उत्पादन होता है। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर है ये। कौन सा कल्चर है बताओ? ओलेरी कल्चर। एक तो ओलेरी कल्चर है और एक लिखा हुआ है ओलिवी कल्चर। अब देखो, यदि आपको पता हो, आपने केपी ओली का जरूर नाम सुना होगा, नेपाल के अंदर ओली का नाम सुना होगा आपने, तो उसको, हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको अपने जैतून से याद रखना है। भी जो नेपाल वाला जो प्रधानमंत्री था ओली, उसको किससे याद रखना है? जैतून से। यानी जैतून की कृषि किससे संबंधित है? ओलिवी कल्चर। जैतून की कृषि का मतलब क्या है? ओलिवी कल्चर है। और ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है? सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है? सब्जियों का उत्पादन। अपने ज्यादातर घरों में ये वाली सब्जियां बनती होती है, सांगरी और फोलरी। और फोलरी से आपने याद रखना है ओलेरी। और ये सब्जियां होती है। यानी ओलेरी कल्चर का क्या मतलब है बताओ? सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर का क्या मतलब है? सब्जियों का उत्पादन। और ओली को, नेपाल वाले को किससे ध्यान में रखना है? जैतून को। अच्छा, आपके पास दो शब्द और पड़े हैं पहले से। एक का नाम था विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या था? अंगूर की खेती। और लड़कों ने ये ध्यान रखना था वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? केंचुआ उत्पादन। अब आपके पास दो और शब्द है। एक तो आपके पास शब्द है ओलिवी कल्चर। कौन सा शब्द है? ओलिवी कल्चर। और इस ओली शब्द को अपने ध्यान रखना है जैतून से। ओली शब्द को किससे ध्यान रखना है? जैतून से। यानी ओलिवी कल्चर का मतलब क्या होता है? जैतून की कृषि। ओलिवी कल्चर का मतलब क्या होता है? जैतून की कृषि। और यदि आपसे कोई पूछ ले ओलेरी, तो सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी का मतलब क्या है? सब्जियों का उत्पादन। पीछे री लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? री। और अपने सब्जी में सांगरी, कौन सी है बताओ? सांगरी। तो ओलेरी कल्चर है वो सब्जियों का उत्पादन है। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है? सब्जियों का उत्पादन है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है ओलिवी कल्चर, तो जैतून की कृषि। हार्टिकल्चर, बागवानी, ये वाला पूछ रखा है। हार्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। देखो, अगर मुझे कोई कहे, एक तो आपको सीधा कहा, ये अपने सामान्य जो काम करते हैं तो इनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बागवानी का मतलब होता है जो बाग का माली होता है वो कितना कठिन काम करता है। कठिन का मतलब अपने कहते हैं हार्ड काम करता होगा। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आप थोड़ा सोच सकते हो कौन सा काम करता है वो? हार्ड का मतलब कठिन काम करता है। तो इसको नाम क्या दे रहे हैं अपने? हार्टिकल्चर। देखो, मैं ये जो बता रहा हूँ इस टॉपिक से संबंधित कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का माध्यम होता है। हार्टिकल्चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हार्टिकल्चर। और हार्टिकल्चर का मतलब हार्ड काम अपने बागवानी वाले करते हैं। कौन करते हैं? बागवानी वाले। तो हार्टिकल्चर का मतलब क्या है? बागवानी। अब एरोपोर्टिक, एरो का मतलब एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का मतलब हवा में, तो एरोपोर्टिक का मतलब क्या होगा? हवा में पौधे उगाना। और ओलिवी अपने को पता है, ओली को अपने उसमें ध्यान में रखेंगे। जैतून की कृषि। देखो, कुछ भी हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि मैं यहां से सोचूंगा कि उसके 3 कान हो जाने चाहिए, तुरंत उसके 3 कान हो जाएंगे। ये होता है, चमत्कार होंगे ऐसे ऐसे। यानी गाड़ियां हवा में चला करेगी। आप जब कोचिंग आओगे तो आप पैदल पैदल नहीं आओगे, हनुमान जी की तरह सीधे आओगे। आपने सोचा सनराइज हो जाएंगे। तो इस प्रकार की तकनीकी आएगी। किस प्रकार की तकनीकी आएगी? और तकनीकी का मतलब है कि जो सनराइज क्रांति है वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से संबंधित है। सनराइज क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर का मतलब क्या है? बागवानी। उसके बाद में एरोपोर्टिक मतलब हवा में कृषि, बहुत सारे लोग करते हैं हवा में कृषि। ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि। उसके बाद में आज से भाई हवा में बातें सुनी थी, आज आपने हवा में कृषि सुन ली, तो आप सोचो कि अपना जीवन सफल हो गया। अपने को पता लग गया। एरोपोर्टिक। उसके बाद में सिल्वी कल्चर लिखा हुआ है, बहुत शानदार है। सिल्वी कल्चर क्या लिखा हुआ है? सिल्वी कल्चर। और सिल्वी कल्चर का मतलब है वनों की खेती। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है? वनों की खेती। और हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जल, तो ये तो पानी में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है भी? हाइड्रोपोनिक्स। और उसके बाद में आगे अपने क्रांतियां पढ़ेंगे। पहले आप एक बार मेरे को वापस बता दें भी, थोड़ा ध्यान से वापस देखें। एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सेरीकल्चर। सेरी का मतलब रेशम कीट पालन। सेरी का मतलब क्या है? रेशम कीट पालन। एपी का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन। एपी मतलब आजकल अपने देखते हैं, यानी एपी कल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। उसके बाद में पीसी कल्चर है। पीसना किसको है? मछली को। किसको पीसना है भाई? मछली को। फ्लोरी का मतलब फूलों की खेती है। फ्लोरी का मतलब क्या है? फूलों की है। फ्लोरी का मतलब क्या? फूलों की खेती। और विटीकल्चर तो आपको पक्का ही याद है, अंगूर की खेती। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। और वर्मी कल्चर का मतलब क्या होता है? केंचुए की खेती। एक तो विटीकल्चर है, एक वर्मी कल्चर है। पहले मुझे बताओ, वर्टिकल्चर का मतलब क्या है? अंगूर की खेती। और आपके वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? केंचुए उत्पादन। उसके बाद में लिखा हुआ है
पोमो कल्चर तो फलों का उत्पादन है। अभी पोमो कल्चर का क्या मतलब है? फलों का। देखो फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है और पोमो कल्चर फलों का उत्पादन है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान रख लें। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फूल। फ्लोरी का मतलब क्या है? फूल। और पोमो का मतलब क्या है? फल। आज आपने जब आप सब्जी मंडी से जाओ तो तब आपने फलों को देख के सोचना है कि ये क्या है? बताओ, पोमो है। क्या है भाई? पोमो है। तो आज से अपने जो फल है, फ्रूट वाली जो रेडी है, उसको अपने क्या बोलना है? बताओ, पोमो कल्चर। कौन सा कल्चर है? पोमो कल्चर। और अंगूर को देखो तो सोचना भी ये पोमो कल्चर से हटकर के है, विटीकल्चर। और केंचुआ यदि गांव वाले तो देखते हैं तो वो कौन सा है? बताओ, वर्मी कल्चर। अच्छा, पोमो कल्चर क्या है? बताओ, फलों का उत्पादन। और फ्लोरी फूल और पोमो फल। पोमो का मतलब क्या है? फल। तो ओलेरी कल्चर, ओलेरी का मतलब सांगरी। अपने लिए ओलेरी का मतलब ही क्या है? सांगरी। और सांगरी का मतलब क्या है? सब्जी। यानी ओलेरी कल्चर का मतलब है सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर, हार्ड काम अपने बागवानी है। कौन सा है? बताओ, बागवानी है। एरोपोर्टिक यानी एरोप्लेन में वायु के अंदर ओलिवी, ओली को अपने जैतून से याद रखा है भाई। ओली को अपने किससे याद रखा है? जैतून को। उसके बाद में सिल्वी कल्चर, वनों की खेती है। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या है? वनों की खेती। और एक ही बचा है जो शब्द अपने नहीं याद रह सकता, तो ये सिल्वी कल्चर है। अपने कौन सा याद नहीं रह सकता? सिल्वी कल्चर। क्यों याद नहीं रह सकता? क्योंकि ये किससे संबंधित है? वनों की खेती से। कौन सा? बताओ, सिल्वी कल्चर। अब बताओ आपको क्या याद नहीं है? सिल्वी कल्चर। और वो किससे संबंधित है? वनों से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ कुछ क्रांतियां हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग अलग क्रांतियां शुरू की गई। उन क्रांतियों में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि ये क्रांति किससे संबंधित है। आप कैसे ना कैसे करके इनको याद रख लेंगे। एक तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन क्रांति। तो प्रोटीन अपने को दाल से आता है। किससे आता है भी? दाल से। अपने इसी के लिए तो भैंस को अपने दलहन खिलाते हैं। फिर दलहन में दूसरा स्थान था, दूध में दूसरा स्थान था और भैंस में भी दूसरा स्थान था। तो प्रोटीन अपने तो पहले से पता है कि प्रोटीन का मतलब ही दलहन है। प्रोटीन का मतलब क्या है? बताओ, दलहन। यानी प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? दलहन से। उसके बाद में लिखा हुआ है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति सरसों के फूल पीले होते हैं, यानी तिलहन से संबंधित है। सरसों मैंने जानबूझ के लिखा है। ऑप्शन में आपके सामने लिखा होगा पीली क्रांति का मतलब तिलहन। क्या लिखा होगा भी? तिलहन। और तिलहन में अपने प्रमुख रूप से क्या है? सरसों। और सरसों के फूल कैसे होते हैं? पीले। यानी प्रोटीन क्रांति दलहन और आपके पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। और तिलहन में प्रमुख रूप से सरसों। यहां लिखा हुआ है गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। ये शायद मछली का ही कोई अलग से है। तो झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए, सर मछली को तो हम पीस रहे थे। मछली को क्या कर रहे थे? पीस रहे थे। वो पीसी कल्चर था। वो क्या था? पीसी कल्चर। यानी मछली उत्पादन का संबंधित किससे था? पीसी कल्चर से। और यहाँ गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का मतलब क्या है? झींगा उत्पादन। गोल क्रांति, देखो ज्यादातर जो विद्यार्थी जो कमरे में रह रहे हैं उनको तो गोल क्रांति को कभी भूलते नहीं भी। आलू उत्पादन है भी। क्या है भी? आलू उत्पादन है। आलू खा खा के बेचारे पहले गोल हो रखे हैं सारे कंपटीशन वाले को। तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। और एक क्रांति लिखा हुआ है इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुषी क्रांति। जब दूसरी कृषि नीति आई 2002 में, तो सारी फसलों पर निगरानी रखने के लिए एक क्रांति आई। उसका नाम क्या था भी? इंद्रधनुषी क्रांति। क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की सभी फसलों का जो ध्यान रख सके वो कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुषी क्रांति। और इंद्रधनुषी यानी दूसरी कृषि नीति। धनुषी का मतलब क्या है? दूसरी कृषि नीति। यहाँ लिखा हुआ है श्वेत क्रांति, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। अब देखो लाल टमाटर होता है, तो आपके मांस भी लाल ही होता है। क्या मांस और टमाटर से संबंधित कौन सी क्रांति है भी? लाल क्रांति है। उसके बाद में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। जब मैंने याद किया तो देखो इससे मैं आपको नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। एक संत हुआ जिसका नाम था जाम्बोजी। एक तो उसने कहा था नीला नहीं पहनना है और एक उसने कहा था मांस नहीं खाना है। तो आप ये ध्यान में रखें, साथ में इसके अंदर मछली भी आएगी भी। क्या आएगी? मछली। तो नीला रंग उन्होंने मना किया है और मांस से भी उन्होंने मना किया है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताओ, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। गंगा क्रांति वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ थी ये। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उसके बाद में सिल्वर रेशा क्रांति। तो सिल्वर रेशा यानी कपास। सिल्वर रेशा का मतलब क्या है? कपास। और एक सुजलाम सुफलाम क्रांति है जो माई नदी पर चली थी। सुजलाम सुफलाम क्रांति कहां चली थी? माई नदी पर। तो माई नदी तंत्र के अंदर कौन सी क्रांति चली थी? सुजलाम सुफलाम क्रांति। तो एक बार आप इतना ही सोच ले कि इनके बारे में आपको आप सही प्रश्न कर सकते हो या नहीं कर सकते। यदि आपसे कोई पूछ ले एक प्रोटीन क्रांति है, वो किससे संबंधित है? दलहन से। प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? दलहन से। यदि आपसे कोई कह दे देखो एक पीली है एक नीली है, ये जो पीली वाली क्रांति है ये किससे संबंधित है? सरसों से।
यानी सरसों के फूल पीले होते हैं, तो पीली क्रांति आपके सरसों से संबंधित है, यानी तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, ये प्रमुख रूप से ध्यान रखें, गुलाबी क्रांति लिखा हुआ है जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। उसके बाद में गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति का मतलब क्या है? आलू। इंद्रधनुषी यानी इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि पर ध्यान रख सके। धनुषी यानी दूसरी कृषि योजना में इंद्रधनुषी क्रांति आई थी। कौन सी क्रांति आई थी? इंद्रधनुषी क्रांति। उसके बाद में कांस्टेबल में तो एक बार पासा कोई दे रखा था और उसमें लिखा कि इसमें निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पता होना चाहिए इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से है। अपने 6ठी 7वीं में मास्टर याद करवाता था बेनी आहा पिनाला, ऐसे सुना होगा आपने, बैंगनी वो वाला। तो ये ध्यान रखें। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर से, कोई समस्या नहीं है। नीली क्रांति थोड़ा ध्यान रखें, मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे है? यानी नीली और पीली में आपको समस्या हो सकती है, और अब समस्या को हटा दें आप। पीली का मतलब सरसों और नीली का मतलब मछली। उसके बाद में गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और सिल्वर रेशा क्रांति में कपास है। सिल्वर रेशा में क्या है? कपास। याद रखिएगा, सिल्वर रेशा का मतलब क्या है? कपास। और सुजलाम सुफलाम क्रांति माई नदी पर है। सुजलाम सुफलाम क्रांति कहाँ है? माई नदी पर है। ब्लैक क्रांति की यदि अपने बात करें, वैकल्पिक उत्पादन लिखा हुआ है, अन्य जो उत्पादन है जिनमें हमने और जो उत्पादन हो रहे हैं उनके अलावा, तो उसके लिए कौन सी क्रांति है? ब्लैक क्रांति। यानी जो कुछ ऐसे है भाई, ब्लैक का मतलब है काला हो गया, काले का मतलब पता नहीं। वैकल्पिक यानी इस प्रकार की फसलें जो यहाँ नहीं हो रही, तो उनके लिए अपने जो क्रांति चलाई है वो कौन सी क्रांति है? ब्लैक क्रांति। उसके बाद में दूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। कौन सी क्रांति लो? दूसर मतलब खाद और इससे संबंधित है दूसर क्रांति। उसके बाद में भूरी क्रांति किससे संबंधित है बताओ? तो ये दोनों आप ध्यान रखें भी। अगर दूसर क्रांति पूछे तो दूसर क्रांति का मतलब क्या है? दूसर क्रांति का मतलब क्या है? और भूरी का मतलब क्या है? ये दोनों ही मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि परीक्षा में आ रखे हैं अभी। पहले बताओ दूसर क्रांति का मतलब क्या है, और भूरी क्रांति का मतलब, और सुनहरी क्रांति, क्योंकि बाघ हमेशा सुनहरे होते हैं भी। तो कौन सी क्रांति है? बागवानी से संबंधित सुनहरी क्रांति। और रजत क्रांति ध्यान रखें भी, अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति का मतलब क्या है? अंडा और मुर्गी उत्पादन। आप इनको जब 3-4 बार लगातार पढ़ोगे तो ये वैसे की वैसे याद रह जाती है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति, यानी मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। वैसे कांस्टेबल वाले से पूछ ही लेना बादामी क्रांति किससे संबंधित है, और नीचे मूंगफली लिख दे तो इनका काम तमाम है। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन है। बादामी क्रांति क्या है? मसालों। क्योंकि कांस्टेबल वाले ज्यादातर ये पढ़ते हैं गरीब की मूंगफली है, जो गरीब की बादाम है, तो वो सोचते हैं बादामी क्रांति आपके मूंगफली से ही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है बताओ? मसालों से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसालों से। लड़कियां तो इसको याद रख सकती है। जब आप सब्जी बनाओ, आपको जब कहे कि मसाले लेके आओ, तो आपने ये सोचना है कि हम कौन सी क्रांति कर रहे हैं? बादामी क्रांति कर रहे हैं। और अंडा और मुर्गी उत्पादन से कौन सी है बताओ? रजत क्रांति। ये चौक पर जो जितने भी लगे हुए हैं, ये जो इसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे रखे हुए होते हैं, ये कौन सी क्रांति है बताओ? रजत क्रांति। अंडे वाली कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। और मसाले वाली कौन सी क्रांति है? बादामी क्रांति। अच्छा, बागवानी वाली कौन सी है? सुनहरी क्रांति। बागवानी वाली कौन सी है? सुनहरी क्रांति। अच्छा, एक दूसर है, एक भूरी है, इनको ध्यान रखें भी। दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। और भूरी क्रांति का मतलब क्या है? खाद्य फसल। वापस बताओ, दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। अब कईयों के उर्वरक विचारों के अड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अपने ध्यान में रहना चाहिए। दूसर क्रांति का मतलब क्या है? उर्वरक। और भूरी का मतलब क्या है? अच्छा, सुनहरी का मतलब बागवानी। सुनहरी का मतलब क्या है? बागवानी। और रजत का मतलब क्या है? अंडा या मुर्गी। यानी जो अंडे की अपने देखते हैं, अंडे की जो रेडी सी लगी होती है, ये कौन सी क्रांति की भागीदारी दे रहे हैं? रजत क्रांति में। और ये महिलाएं जब मसाला डाल के कड़ी बनाती है, तो वो कौन सी क्रांति करती है? तो बादामी क्रांति। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का मतलब किससे? पेट्रोलियम से। ये वाली भी पूछ रही है, कृष्ण क्रांति का मतलब क्या है? पेट्रोलियम। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सनराइज क्रांति किसके है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्योंकि आपने देखा था सनराइज के पास पहले सीधे व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, आज सनराइज के पास क्या बताओ? डिजिटल बोर्ड है। तो ये कौन सी क्रांति होगी? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की क्रांति है। कौन सी क्रांति बताओ? सनराइज क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति ध्यान रखें भाई, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेफ्रॉन क्रांति की यदि बात करें तो किससे संबंधित है? केसर से संबंधित है। यदि मुझे थोड़ा सा जितना का अनुभव मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में होता है, तो वहां आपके कौन सी क्रांति है? सेफ्रॉन क्रांति। तो केसर से संबंधित कौन सी क्रांति है बताओ? सेफ्रॉन क्रांति। अमृत क्रांति तो पता ही आपको, नदी जोड़ो परियोजना।
अब आप सोच के देखो कि आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये कौन सी क्रांति है? ब्लैक क्रांति। और इसका मतलब क्या है? यदि आपसे कोई पूछ ले धूसर क्रांति, उर्वरक, धूसर क्रांति का मतलब क्या है? उर्वरक। और भूरी क्रांति का मतलब क्या है? और सुनहरी क्रांति का मतलब क्या है? बागवानी। रजत का मतलब क्या है? अंडा। रजत का मतलब क्या है? अंडा। बादामी का मतलब क्या है? मसाले। बादामी का मतलब क्या है? मसाले। और कृष्ण का मतलब क्या है? पेट्रोलियम। और सनराइज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। और सेफ्रॉन केसर। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। कौन सी क्रांति है? सेफ्रॉन क्रांति। और किससे संबंधित है? केसर से। और अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस। अच्छा मेरे को आप बताओ, आदिवासियों का जो हरा सोना है वो किसको कहते हैं? बांस को। तो आपके हरित यानी हरा सोना क्रांति कौन सी है बताओ? बांस उत्पादन। राजस्थान के अंदर तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता ही है। कहां होता है बताओ? बांसवाड़ा के अंदर। मूक क्रांति लिखा हुआ है। मूक क्रांति का मतलब आज से मोटे अनाज है। मूक क्रांति का मतलब आज से क्या बताओ? आज से मोटे अनाज। यानी मूक का मतलब मोटे अनाज। मूक का मतलब मोटे अनाज। क्योंकि यदि क्रांतियों का मिलान वाला ही प्रश्न आए तो वो 2-3 शब्द लिखेगा भी इनको मिलान कर दो, और या वो सीधा वन लाइनर प्रश्न दे देता है कि इससे किससे संबंधित है। तो मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। प्रामाणिक, जो प्रामाणिक क्रांति है वो किससे? अभी भिंडी उत्पादन से। कौन सी? अभी भिंडी उत्पादन से। और भिंडी वैसे अपने लिए तो पराई सब्जी है, कभी कभी बनती है ना। कोई कहते हैं मुझे तो भिंडी खाने का शौक है, पर ये बहुत कम बनती है मेरे तो। भिंडी औखी बनती है क्या है? अगर आप कह रहे हो भी भिंडी सूखी बनती है, तो आप जब भिंडी का जब उनको वहां से उत्पादन किया जाता है तो आप उत्पादन की उसकी तकनीकी देखे तब आपको पता लग जाए भी सूखी है कि दोखी है। आपने सिर्फ बड़ी बुनाई खाई है तब आपको पता है कि सूखी है। सूखी नहीं है, तोड़नी तो बहुत ही औखी है, गवार से भी भयंकर है भाई साहब। कौन बताओ? भिंडी। तो देखो इसको फ्राई करके रखना है, अपने ऐसा काम नहीं करते भी। ब्राह्मणी क्रांति कौन सी क्रांति है? ब्राह्मणी क्रांति। किससे संबंधित है? भिंडी से। और खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से। तो ये खाकी क्रांति तो चमड़ा, क्योंकि खाकी रंग का ही होता है चमड़ा, तो चमड़ा क्रांति किससे संबंधित है? खाकी। अब आप वापस देखें भाई, आपको पता है या नहीं है? एक एक क्रांति के देखो। प्रोटीन का मतलब क्या है? दलहन। पीली का मतलब क्या है? तिलहन, यानी सरसों। पीली में आप सरसों ही बोले ताकि आपका वो जुड़ जाए। पीली का मतलब क्या है? सरसों। गुलाबी का मतलब क्या है? झींगा उत्पादन। ये थोड़ा अलग सा है। गुलाबी का मतलब क्या है? झींगा उत्पादन। उसके बाद में गोल का मतलब अपने वाले आलू। इंद्रधनुषी का मतलब सारों पर नजर। और श्वेत क्रांति का मतलब दूध वाली है। लाल क्रांति का मतलब टमाटर और मांस है। और नीली क्रांति ध्यान रखें भी, मछली उत्पादन। यदि आपके पेपर में आएगी तो मुझे जितना का अनुभव है, पीली क्रांति या नीली क्रांति, इनमें से ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं अभी। तो आप ध्यान रखें भी, नीली क्रांति का मतलब क्या है भाई? मत्स्य उत्पादन। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गंगा क्रांति किसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि आपने मोदी के नारे सुने होंगे, गंगा मैया की जय। भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कौन सी क्रांति चला रखी है? गंगा क्रांति। तो सिल्वर रेशा क्रांति कपास। देखो सिल्वर रेशा में आप रजत ना कर दे, इस प्रकार का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा जब जब ये प्रश्न आया है। तो सिल्वर रेशा क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। आज से अपने जो सिल्वर रेशा है वो कौन सा है बताओ? कपास। यानी चांदी के समान। सिल्वर का क्या मतलब होता है? चांदी होता है क्या? मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, बता दिया करो आप। सुजलाम सुफलाम क्रांति माई नदी से संबंधित है। उसके बाद में ब्लैक वाली जो अपने को वैकल्पिक जो फसल है। दूसर का मतलब क्या था? उर्वरक। दूसर का मतलब क्या था? उर्वरक। और भूरी का मतलब क्या था? अच्छा सुनहरी का मतलब क्या था? रजत का मतलब क्या था? अच्छा रजत का मतलब अंडा है। रजत का मतलब क्या है? अंडा है। और सुनहरी का मतलब बागवानी है। पर दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। दूसर का मतलब क्या है? उर्वरक। यानी ये। उसके बाद में भूरी का मतलब क्या है? अच्छा बादामी का मतलब क्या है? मसाले। कृष्ण का मतलब क्या है? पेट्रोलियम। सनराइज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। सेफ्रॉन का मतलब क्या है? केसर। और अमृत का मतलब क्या है? नदी जोड़ो। और हरित सोने का मतलब क्या है? बांस। मूक क्रांति मोटे अनाज। मूक क्रांति मोटे अनाज। यदि आपको सीधा नहीं याद रहेगा, ऑप्शन देखते ही तुरंत आपकी बत्तियां जल जाएगी, हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणी क्रांति का मतलब क्या है? भिंडी उत्पादन। यानी प्राइस फसल किसको कर दिया आपने? आज से भिंडी को कर दिया। पर करके नहीं रखना है, खा लेनी है आपने। और खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से। उसके बाद में यहाँ कुछ मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी है। 3 प्रकार की जो क्रांतियां हैं जिनसे आज तक एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ रखे हैं। या तो हरित क्रांति का प्रश्न आता है, या आपसे श्वेत क्रांति का प्रश्न आता है, या इंद्रधनुषी क्रांति का प्रश्न आता है, और या भूरी क्रांति का ज्यादा बार एग्जाम में प्रश्न आ रखा है। भूरी क्रांति अभी अपने पढ़ के आए थे, किससे संबंधित थी? खाद्य प्रश्न। और दूसरी वाली उर्वरक से संबंधित थी। तो देखो हरित क्रांति, यदि हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का जो जनक है, देखो हरित क्रांति में खाद्यान्न फसलों को लाभ हुआ है सर्वाधिक। किसको लाभ हुआ है? खाद्यान्न फसलों को। और हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, उसका नाम क्या है? डॉक्टर नॉर्मन
बोरलोग। आप सीधा ही ध्यान रखें, डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग। अपने लिए ये लोग था क्योंकि ये बाहर का था। कौन बताओ? डॉक्टर नॉर्मन और बोरलोग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग। ई को एक बार भूल जाओ आप, कांस्टेबल वाले ऐसे ना करें भाई। नॉर्मन बोरलोग, क्या नाम है भाई? नॉर्मन बोरलोग। उसके बाद में अब कई बोर हो रहे हैं तो ये आदमी आने चाहिए था। नॉर्मन बोरलोग, वापस बोलो, नॉर्मन बोरलोग। नॉर्मन बोरलोग, यानी मेरे आगे नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं वो सारे के सारे लोग। तो नॉर्मन बोरलोग, क्या नाम है भाई? नॉर्मन बोरलोग। किसका जनक है बताओ? हरित क्रांति का। और हरित क्रांति से लाभ किसको हुआ है? खाद्यान्न फसलों का। राजस्थान के अंदर यदि आपसे पूछे कि भारत के अंदर जो हरित क्रांति का जो जनक था वो स्वामीनाथन था। भी भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? स्वामीनाथन। और विश्व में कौन था? हाँ, ई बोरलोग बोल सकते हैं इसको। और ये कहां का निवासी था? मेक्सिको का निवासी था। और राजस्थान, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की यदि बात करें, एक एक लाइन से प्रश्न छपाए हुए 1966-67 में। कब हुआ भाई? 1966-67 में एक वर्षीय योजना के तहत की गई। अतः बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रभावी रूप से इसको लागू किया गया था। यानी हरित क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना की है। कब की है बताओ? चौथी पंचवर्षीय योजना की है। और ये प्रमुख रूप से इसका जनक कौन है? बोरलोग। इसका जनक कौन है? बोरलोग। और लाभ किसको हुआ है? खाद्यान्न फसलों को। और भारत में जो हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है बताओ? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था विलियम गेड। व्यक्ति का नाम क्या था भाई? विलियम गेड। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है हरित क्रांति के 2 चरण माने जाते हैं। एक तो जब शुरू हुई पहला चरण यानी 1967-68 के अंदर, और दूसरा चरण 1983-84 के अंदर। आप ये ध्यान रखें भी, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों को लाभ हुआ है। हरित क्रांति का जो जनक था ई बोरलोग था। भारत में जो हरित क्रांति का जनक था वो स्वामीनाथन था। और जो ई बोरलोग था वो मेक्सिको का था। कहां का था? उसके बाद में हरित क्रांति के कितने चरण है? 2 चरण। यानी भारत में हरित क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1967-68 के अंदर। और प्रथम चरण कब है इसका? 1967-68। और दूसरा चरण कब है? 1983-84। और हरित क्रांति की शुरुआत में काफी बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? तो गेहूं और चावल को। सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था भाई? गेहूं और चावल को। और हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। भी प्रमुख उद्देश्य था क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। और बड़ी गौर से बताओ, गेहूं और चावल। आप जब कोई भी चीज पढ़ लेते हो तो उसको तुरंत रिवाइज कर लिया करो। देखो क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। ई बोरलोग, जनक कौन है? ई बोरलोग। ई बोरलोग कहां का था? मेक्सिको का था। उसके बाद में भारत में जनक कौन है? स्वामीनाथन। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में 1967। कितने चरण थे? 2 चरण। पहला 1967, दूसरा 1983। पहला 1967, दूसरा 1983। और सर्वाधिक जो हरित क्रांति से जो लाभ हुआ वो किसको हुआ बताओ? गेहूं और चावल को। और इसका उद्देश्य क्या था? अपने फसलों को बढ़ावा देना। तो उसके बाद में श्वेत क्रांति है, इस पे अपने कल बात करेंगे।